तो बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की। आज उसके करीब 14 महीने हो गए। 14 महीनों में हम लोगों ने पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम लोग मधुबनी पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ मैं 1 महीने के करीब रहूंगा। अभी तक के हिसाब से पूरा नवंबर का महीना में मधुबनी में रहूंगा। यहाँ के सारे 21 प्रखंडों में जाने का प्रयास करेंगे और हर प्रखंड में जहां तक हो सके 3, 4, 5, 7, 8 पंचायतों तक जाएंगे, गांवों में जाएंगे, ताकि उस प्रखंड की और उस प्रखंड के सारे पंचायतों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अभी तक कोई हम लोग 4000 से ज्यादा गांवों में जाकर आए हैं। ये पदयात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आप समझते हैं, पहला ये कि बिहार में जमीनी स्तर पर जाके खुद से जाकर लोगों से मिलकर ये समझा जाए कि लोगों की समस्या क्या है, हर पंचायत की विशेष समस्या क्या है। और उसका एक उद्देश्य ये है कि बिहार के 8500 पंचायतों का अगले 10 साल का एक विकास का योजना बनाया जाए, ताकि हर पंचायत को अगले 10 वर्ष में कैसे विकसित बनाना है, खासकर 3 बिंदु पर। हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था कैसे हो, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, और हर पंचायत में जो खेती होती है उसको आज के खेती के स्वरूप को बदलकर उसको कमाई वाला खेती कैसे बनाया जाए। मैं जब चल रहा हूँ, कुछ पंचायतों में हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो 400-500 बच्चे काम कर रहे हैं, उनका ये काम है कि हर पंचायत में जाना, वहाँ की समस्या को समझना। हमारी जो पूरी टीम लगी हुई है, मधुबनी से निकलने से पहले हम हर हालत में यहाँ के हर पंचायत के अगले 10 साल का योजना बना लेंगे। दूसरा पहलू ये है कि समाज में जाकर ऐसे लोगों को गांव पंचायत के स्तर से निकालना जिनको लोग सही मानते हैं, प्रशांत किशोर नहीं, जिनको गांव समाज में लोग जिनके प्रति श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करके निकालना और निकालकर उनको एक साथ लाकर एक नया राजनीतिक विकल्प, नई व्यवस्था बनाने का प्रयास करना। जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो ये लक्ष्य था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा, ताकि पूरे बिहार से 10,000 लोग कम से कम ऐसे हों जो मिलकर ये नया विकल्प बनाएं। अभी तक का अनुभव ये है कि पदयात्रा के दौरान जो लोग जुड़ रहे हैं, जो इसके संस्थापक बनना चाहते हैं, उसकी संख्या 2000 से 2500 प्रति ब्लॉक है। मतलब एक जिले में, सीतामढ़ी से जब हम निकले हैं तो वहां पर करीब करीब 55,000 लोग ऐसे हैं जो कि जन सुराज के व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं, जन सुराज को बनाने वाला बनना चाहते हैं। तो यही प्रक्रिया मधुबनी में भी दोहराई जाएगी। एक बार जब ये बन गया तो इसका संगठनात्मक स्वरूप भी पदयात्रा से निकलने के 1 महीने के बाद पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें जिले की इकाई, अनुमंडल की इकाई, प्रखंड की इकाई और पंचायतों तक ये पूरा जो संगठन है ये बनाकर ही यहाँ से निकलेंगे। योजना है, लोग योजना को लागू करने के लिए लोग हों, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले समाज इन लोगों को मौका दे। इसके लिए जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वो है लोगों की समझ। लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में पता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है। हर व्यक्ति को पता है कि यहाँ शिक्षा ठीक नहीं। अभी आप सुन रहे थे, बच्चों से मैं बात कर रहा था, सभी बच्चों को पता है, इनके घर वालों को भी पता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, उनके हक का जो साइकिल है, पोशाक है, किताब कॉपी है, उस पर भी चोरी हो रही है। लोगों को सारी अपनी समस्याओं का अंदाजा है। लोग तो वो जी रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत ये है कि आप अपनी समस्याओं को जानने समझने के बाद भी जब आप वोट करने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर बेकार की बातों में, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पुलवामा के नाम पर,
कभी लालू जी के डर से भाजपा को, कभी भाजपा के डर से लालू जी को वोट कर देते हैं। कई बार लोग ये भी बताते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भैया हम लोग जानते हैं, लेकिन विकल्प नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को सुधारने के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के पास एक बेहतर विकल्प हो, लेकिन लोगों की सबसे पहले समझदारी हो कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, जिस पार्टी को भी देना है दीजिए। हर व्यक्ति एक पार्टी को तो वोट देगा नहीं, लेकिन जो एक मूल मंत्र मैं सिखा रहा हूं कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट की कीमत नाली गली नहीं, वोट की कीमत 500 रुपया नहीं, वोट का कीमत साड़ी नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं। वोट की कीमत है तीन चीजें हैं जो आप अगर आपके जनप्रतिनिधि से आप मांगेंगे वो देगा, तभी आपका जीवन सुधरेगा। वो है अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार और खेती से कमाई। तो अगर आप मेरे भाषणों को सुनेंगे तो हर जगह जाकर, हर गांव में जाकर यही लोगों को समझाया बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक बार आप अपने, अभी तक आपने जात के लिए वोट दिया, धर्म के लिए दिया, नेता को दिया, विचारधारा को दिया, देश के लिए दिया। एक बार बिहार को सुधारने के लिए आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। यही जन स्वराज का जो मूल 3 उद्देश्य है। समाज को जाकर समझाना, जगाना, प्रेरित करना कि आप बेकार के बिंदुओं को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। दूसरा, लोग अगर तैयार हो जाएं तो उनके सामने एक बेहतर विकल्प हो, इसलिए समाज के अच्छे लोगों को साथ में लाकर एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा, अगर लोग जग गए, उन्होंने अच्छे लोगों को चुन भी दिया, तो उन लोगों के पास जो चुन कर आए उनको अपने क्षेत्र, अपने पंचायत, अपने इलाके के विकास की एक योजना हो, जो योजना सोची समझी जमीन से समझकर बनाई गई हो। तभी ये तीनों चीज को जब जोड़ा जाएगा तभी बिहार में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अभी के विधायकों की हालत ये है कि शायद ही कोई ऐसा विधायक है, कोई सांसद है जो अपने क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों का नाम बता दे। उस पंचायत में समस्या क्या है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आप किसी भी सांसद, में आपको चुनौती दे रहा हूं, आपको अगली बार जब यहाँ के सांसद मिले तो उनको बोलिए कि भैया आप अपना जो क्षेत्र में पड़ने वाला 200 पंचायत है, 210 पंचायत, उसका खाली नाम बता दीजिए। जो 10-10 साल, 15-15 साल से सांसद है, विधायक है, उसको अपने पंचायतों का नाम तक नहीं पता है। वहां की समस्या का पता होना या समस्या को निपटारा कैसे जाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये 3 उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसके अलावा जो यात्रा के दौरान हमने पिछले 14 महीनों में देखा, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे देते हैं। 3 ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में एक तरीके से सर्वस्पर्शी हैं, जिसको समाज के हर वर्ग जिससे प्रभावित है। पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन। बिहार में बहुत बड़े स्तर पर लोग बेरोजगारी और पलायन से परेशान हैं। ये बात जानने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है, तो सब आदमी जानता है। पदयात्रा से इन समस्याओं की विकरालता का, इसके आर्थिक सामाजिक पहलुओं की समझ होती है। जैसे पलायन है, हम लोग की एक जनरल समझ लोगों की ये है कि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी के लिए पलायन करता है। पदयात्रा के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। पलायन एक ऐसी पीड़ा है जिससे हर परिवार प्रभावित है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चे पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, लेकिन अगर आप समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पलायन कर रहे हैं अच्छी पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए। परिवार की संकल्पना ही बिहार में धूमिल पड़ गई है। शायद ही किसी गांव में ऐसे घर मिलते हैं जिसमें पति पत्नी, माँ बाप और बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। किसी न किसी कारणवश आपको बिहार छोड़कर बाहर जाना ही है। यही स्थिति कमोबेश बेरोजगारी की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्चे या गरीब परिवार के बच्चे रोजगार ढूंढ रहे हैं। जो समृद्ध किसान है, व्यापार करने वाले लोग हैं, जिनके पास 20-20, 25-25 बीघा खेत है, वो उनकी भी हालात ऐसी है कि वो अपने बच्चों के लिए 10,000, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए हाथ जोड़ने को तैयार है। तो बेरोजगारी और पलायन एक ऐसा विषय है जो सबसे ज्यादा मुखर तौर पर लोग बता रहे हैं। दूसरी समस्या जो बिहार के हर वर्ग को प्रभावित करती है, जो कि लोग हर गांव में बताते हैं, वो शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है, लेकिन पहले जिले में, प्रखंड में 1-2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां आप पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ सकते थे। हम लोग स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं।
लेकिन आज जो स्थिति है, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं बचा है जहां पर पढ़ाई हो रहा है। कई बार समाज में लोगों को लगता है कि ये शिक्षकों के गुणवत्ता का मामला है, कि शिक्षक, जैसे आप देख रहे हैं सरकार अभी प्रयास कर रही है, कोई अफसर आए हैं कि भैया सब शिक्षक स्कूल में जाए, इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए कि जब तक आप इसके जड़ को नहीं समझिएगा, कहीं ना कहीं समाज और प्रशासन, सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा, समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरे राज्य में विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए, जहां नतीजा क्या हुआ, जहां बिल्डिंग बना वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कई बार जिसको लगता है कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता को, उनके अनुशासन को सुधार कर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा सकता है, तो उन अधकचरे ज्ञान वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, पटना साइंस कॉलेज में तो कोई नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां पर तो दोपहर में खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां पर तो बिल्डिंग का कोई अभाव नहीं है। उस कॉलेज में, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज में जाने के लिए हजारों लोग, मेधावी छात्र बहुत मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। फिर वहां पर शिक्षा क्यों बर्बाद हो गई, वहां पर शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाज और सरकार दोनों के स्तर पर, ये सिर्फ सरकार का मामला नहीं है, लोगों में भी शिक्षा को लेकर जिस तरह की चेतना होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो पूरे व्यवस्था में विद्यालयों की छवि बन गई है, यहाँ से खिचड़ी बांटा जाता है, साइकिल पोशाक के लिए पैसा मिलता है। उन संस्थानों की शिक्षण संस्थान के तौर पर पहचान को ही खत्म कर दिया गया है। यही कारण है कि मेरे अपने 14 महीने के पदयात्रा के बाद मैं ये रोज बताता हूं कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई वो सड़क बन सकती है, नहर नहीं है नहर बनाया जा सकता है, लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब जीवन भर उनको कोई सुधार नहीं सकता है, उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो सब लोगों ने बताया वो है स्वाभाविक तौर पर यहाँ किसानों की समस्या। क्योंकि हर लोग यहाँ खेती पर निर्भर हैं, किसानों की जो यहाँ हालात हैं उसको बोलचाल की भाषा में लोग ये बताते हैं कि पहले जो खेती किसानी करने वाला व्यक्ति था वो 2-4-5 साल खेती करता था, पेट काटता था, सतुआ खाता था, तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई व्यापार नहीं है, और अगर आपके घर में कोई किसी की शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। किसानों की इतनी हालत खराब यहाँ क्यों है? उसकी मूलभूत 3 कारण है। पहला, भूमि सुधार का लागू न होना। यहाँ पर बिहार में 75 साल में, शायद देश में बिहार बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि बिहार में 60% जनता, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बिहार में 60% रहने वाले लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा है 38%, मतलब देश में रहने वाले 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में रहने वाले 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। तो जिनके पास जमीन नहीं है वो तो खेती कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो मजदूर के तौर पर रेंट पे लेकर करेंगे। दूसरी, भूमि सुधार को लेकर जो मामला है, सर, जमीन का बहुत बड़े स्तर पर भूमि सुधार नहीं लागू होने की वजह से लिटिगेशन में पड़ना। जो आप ये करप्शन की बात सुन रहे हैं कि दाखिल खारिज में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लिया जा रहा है, वो इसलिए कि यहाँ 1/3 से ज्यादा जमीन किसी न किसी तरह के लिटिगेशन में पड़ी हुई है। तो ना आप उसका मालिकाना हक किसी को क्लियर है। आज भी लोग अपने बाप दादा जो नहीं रहे दुनिया में, उन्हीं के नाम पर जमीन का रसीद काटा जा रहा है, ना उसका बंटवारा हुआ, ना उसका स्वामित्व क्लियर हुआ। इसकी वजह से एक बहुत बड़े स्तर पर किसान अगर चाहे भी कि जमीन पर लोन लेकर कुछ काम कर सके, नहीं कर सकता है। तो मूलभूत समस्या है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है किसानों की बर्बादी का, वो है यहाँ जल संसाधन का कुप्रबंधन।
बाढ़ की चर्चा यहाँ हर आदमी करता है कि भैया हम लोग बाढ़ प्रभावित हैं, जब तक बाढ़ से निपटारा नहीं होगा तब तक बिहार के किसानों की दशा नहीं सुधरेगी। बाढ़ एक बड़ी समस्या है, लेकिन आंकड़े आपको बताएंगे कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ऐसी है जिसमें बाढ़ आने की संभावना है। जो बाकी का 50% बचा, उसमें आधे से ज्यादा जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है, या फिर नदियों के कटाव से दिक्कत है, या फिर वहां सूखा पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर 2/3 जमीन या तो बाढ़ है, सूखा है, या जल जमाव है। यही वजह है कि यहाँ पर जो कृषि की डेंसिटी एक आंकड़ा होता है कि एक जमीन से आप 2 फसल लेते हैं या 3 फसल लेते हैं। कृषि डेंसिटी के मामले में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। शायद ही कोई ऐसा किसान है जो अपने जमीन से 2 फसल ले पा रहा है। बाढ़ आ गया तो भी 1 फसल लेगा, नदी का कटाव हो गया तो भी उस 1 फसल ही ले पाएगा, अगर वहां जल जमाव है तो भी 1 ही फसल ले पाएगा, अगर वो भी पानी निकल जाए तो ये जो जल संसाधन का कुप्रबंधन है, किसान यहाँ या तो पानी अधिक आने से परेशान है या पानी है ही नहीं। दूसरा जो सिंचाई का यहाँ आलम है, बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 10 वर्षों में सिंचित भूमि की जमीन घट गई है। मतलब अगर 10 साल पहले अगर 100 एकड़ जमीन में यहाँ पर नलकूप और नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा थी, तो वो घटकर आज 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि नहरों के रख रखाव के अभाव में या नलकूपों को बंद कर दिया गया। आपने देखा होगा इलाकों में कई जगह नहर है, लोग बताते हैं भैया 15 साल पहले पानी आता था, अब नहीं आता है। तो भूमि सुधार का लागू न होना और जल संसाधन में कुप्रबंधन के साथ साथ एक जो इस दोनों से बड़ी समस्या है यहाँ किसानों के बदहाली की, वो है उनके फसलों का उनको दाम न मिलना। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बड़ा धनी है, तो भाई पंजाब में किसान पिछले 10 साल में जो उसने धान पैदा किया, 70% धान पंजाब में और करीब करीब 76% गेहूं किसानों ने सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा। बिहार में ये 10 साल का आंकड़ा है, 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा गया है। पिछले साल धान का आधिकारिक मूल्य था 2030 रुपए, लोगों ने धान बेचा है 1500 में, 1400 में, 1600 में। तो आप एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसान जो पैदा करता है उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3 समस्या है कृषि की, जब तक आप यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू करेंगे, जल के प्रबंधन की व्यवस्था नहीं करेंगे और किसान जो उपजा रहा है उसकी उचित मूल्य उसको नहीं देंगे, तब तक किसानों की बदहाली बनी रहेगी। तो ये जो 3 मुद्दे मैंने आपको बताए, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था और किसानों की बदहाली, ये 3 अभी तक के सबसे बड़े मुद्दे लोगों ने बताए हैं। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। हर गांव में लोग बता रहे हैं भैया कोई भी ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे वो दाखिल खारिज हो, कोई सरकार से सर्टिफिकेट बनवाना हो, FIR करना हो, पासपोर्ट कराना, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए आप काम करा सकते हैं। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि कोई भी काम, चाहे आप जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, आपको बिना पैसा दिए, मुखिया जी को भी अगर अपना पैसा रिलीज कराना है तो उनको भी पैसा देकर ही लाना है। दूसरा जो शब्द हम लोग सुन रहे हैं, अफसरशाही से परेशान जनता। हर जगह आप जहां भी जाइए, चाहे पत्रकारों से बात कीजिए, जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए, सामान्य जनता से बात कीजिए, हर व्यक्ति ये बता रहा है कि भैया बिहार में अफसरों का राज है। आज से 15-20 साल पहले हम लोगों ने अधिक अपराधियों का राज देखा है। लोग अब बता रहे हैं कि भैया अपराधी से तो जान बच गया, अब अधिकारियों का राज है, उन्हीं का जंगल राज है, जो जो चाहेंगे वही होगा। और जो तीसरा शब्द है जो अभी मैं नया सुन रहा हूं, वो शब्द है पीसी। ये शब्द आज से 5-7 साल पहले बिहार में हम लोग नहीं जानते थे, नहीं सुनते थे। तो दलाली का नया नाम है बिहार में पीसी। योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में 10% से लेकर 40-50% तक पीसी व्यवस्थित तौर पर काटा ही जाएगा। तो मैंने आपको बताया 3 सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था, किसानों की बदहाली, और 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है
अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, 3 उद्योग जिनसे लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। पहला है अवैध शराब का कारोबार, दूसरा है बालू और तीसरा है अनाज का माफिया। यहाँ 3 ये जो बड़े रोजगार फल फूल रहे हैं। फैक्ट्री वैक्ट्री तो यहाँ कुछ बना नहीं, जो था वो भी बंद हो गया, लेकिन 3 उद्योग बड़े तेजी से बिहार में इनका फैलाव हुआ है। शराबबंदी का आलम यह है कि हर गांव में, हर प्रखंड में 5, 7, 10 लड़के, नए लड़के जो हैं वो अवैध शराब के कारोबार, उसके डिलीवरी में, उसके प्रोक्योरमेंट में लगे हुए हैं। दूसरा, रोड पर चलते हुए जब हम लोग गाड़ी या ट्रैक्टर से देखते हैं तो 10 में 3 या 4 ट्रैक्टर या ट्रक वही है जो कि अवैध बालू का ढो रहा है, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। और तीसरा एक जो अनाज माफिया जिसकी चर्चा कम होती है, मैं इस पर आपको ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। हर जगह जो अनाज में चोरी हो रही है, 5 किलो के बजाय लोगों को 4 किलो ही अनाज मिल रहा है। तो इस अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हर जिले में एक बड़ा अनाज माफिया बन गया है, जो इस अनाज को खरीदता है, खरीद कर पैसे में कन्वर्ट करता है और फिर उसको चैनलाइज बैक करता है उस सिस्टम में। तो ये 3 उद्योग हैं जो कि बिहार में पिछले 3-4 सालों में बहुत तेजी से बढ़े, जो गांव में हम देख रहे हैं। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा, एक है बिजली और एक है सड़क। निश्चित तौर पर बिहार के हर गांव, हर टोले, हर जगह पर बिजली पहुंच गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिजली को लेकर जो लोग समस्या बता रहे हैं कि बिजली का जो बिल है वो इतना ज्यादा या गलत आ रहा है कि सामान्य आदमी वो बिल दे ही नहीं सकता है। हर गांव में 40-50 आदमी ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि भैया हमारा बिल 6,000 आ गया, 10,000, 20,000, लोग 50,000, 1 लाख रुपए का भी बिल लाकर दिखाते हैं। दिक्कत ज्यादा ये है कि एक बार आपका बिल गलत आ गया तो लोग जो बता रहे हैं, या तो आप DCLR के ऑफिस में जाइए या फिर लोक अदालतों का चक्कर लगाते रहिए, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, वो भी जो समाज में सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए रिचार्ज करा पाना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो बिजली को लेकर ये 2 समस्या है। सड़कों का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय मार्गों में सुधार दिखा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे यहाँ पर बेहतर हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, ग्रामीण आरईओ की, ग्रामीण कार्य विभाग का रोड हो या पंचायत की सड़क हो, उन सड़कों की स्थिति कमोबेश वही है जो पहले, आज से 10-15 साल पहले होती थी। इसके साथ साथ 4 योजनाएं जो केंद्र सरकार की, उसकी जमीनी हकीकत आपको बताना चाहते हैं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी यहाँ योजना चल रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। अभी तक 14 महीनों में जहां पर भी मैं गया, लोग बताते हैं कि यहाँ लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिलता है। 20% की चोरी यहाँ के जो अनाज माफिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अफसर हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। हर प्रखंड में जो अनाज आता है, लोग बताते हैं कि 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसमें पीसी कटता है, और इस पीसी में ज्यादातर जगहों पर स्थानीय विधायकों का भी 6 से 8 रुपए का हिस्सा है। दूसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है वो स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें 2019 में बिहार के ज्यादातर गांव पंचायतों को ODF घोषित कर दिया गया। अभी करीब 4,000 गांव में चलने के बाद मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं कि बिहार में 2/3 से ज्यादा गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हुआ ये है कि शौचालय के नाम पर 2,000 रुपया अधिकारियों ने लिया, 10,000 रुपया दे दिया और एक ही शौचालय के बगल में खड़ा करके 10 परिवारों का फोटो लेकर अलग अलग भेज दिया गया। ना शौचालय बनाए गए, ना शौचालय के उपयोग की कोई किसी ने चिंता की, और अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ODF के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। तीसरी जो बड़ी योजना है केंद्र सरकार की वो है आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है, ये आपको आंकड़ों में भी दिखेगा। पिछले साल बिहार सरकार ने का यूटिलाइजेशन प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% का है। मतलब अगर 100 लोगों के आवास के लिए हम लोग दिल्ली से पैसा ला सकते थे तो सिर्फ 60 आवास का ही पैसा हम लोग लेकर आए। इस योजना में अभी लोगों को 25,000 से 40,000 रुपए तक घूस देना है अगर आपको पैसा चाहिए। अगर जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, मुखिया अगर ईमानदार है
तो भी आपको 20 से 25,000 रुपया तो अफसर को देना ही देना है। अगर मुखिया भी पैसा ले रहा है तो आपको 35,000 40,000 रुपया देना पड़ेगा। चौथी जो केंद्र सरकार की योजना है वो है मनरेगा की। इस योजना ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है, इसलिए कि पदयात्रा से पहले मेरी सोच थी कि मैं जब गांव में जाऊंगा तो मनरेगा के मुझे सक्रिय काम देखने को मिलेंगे। बिहार में इतनी गरीबी है, भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं। अभी तक 14 महीना में मुझे मनरेगा का एक भी सक्रिय काम दिखा ही नहीं। रास्ते में चलते हुए लोग ये बताते हैं कि भैया ये पेड़ लगाया गया है मनरेगा में, या मिट्टी को भरा गया है मनरेगा में, या ये पंचायत आंगनवाड़ी सेंटर है जिसमें मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम हमको नहीं दिखा। मैंने उसको जाकर आंकड़ों में देखा, भाई मनरेगा यहाँ बंद हो गया क्या? तो पता चला कि पिछले साल बिहार सरकार ने मनरेगा का यूटिलाइजेशन रखा है 40%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग दिल्ली से ला सकते थे मनरेगा के तहत, तो सिर्फ 40 रुपया ही आया, और जो आया उसमें मनरेगा में पीसी का दर है 40%। तो जो 40 रुपया आया उसमें 40% पीसी के भेंट चढ़ गया। तो 100 रुपया का लाभ जो लोगों को यहाँ मिल सकता था उसके बजाय 24-25 रुपये का ही लाभ लोगों को मनरेगा के तहत मिला। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की जो 4 सबसे बड़ी योजना चल रही है, पहली योजना 7 निश्चय के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये भत्ता देने की बात कही गई थी 2015 में, कि 18 से 35 साल के हर युवा को यहाँ पर 1,000 रुपया मासिक सहायता दिया जाएगा, ताकि किसी को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े, जाकर कहीं डिस्ट्रेस माइग्रेशन की स्थिति न पैदा हो। इस योजना को न शुरू किया गया, न कोई लागू किया, न कोई इसकी चर्चा करता है। पत्रकार बंधु भी इसकी बात नहीं करते हैं। इस योजना को शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी योजना बड़ी थी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, 2015 में योजना बनाई गई। उस समय का अनुमान था कि बिहार में 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए परिवारों को अगर सरकार की गारंटी पे बैंक पैसा दे दे तो बिहार का हर बच्चा यहाँ पर पढ़ पाएगा और अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर पाएगा। अनुमान यह था कि बिहार में 1,25,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 9 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है, और इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, कोई इसकी चर्चा कर नहीं रहा है। तीसरी एक योजना है जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं, वो है नल जल योजना। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। 2015 में जब ये योजना बनाई गई तो बिहार में 3% घरों को नल से पानी मिलता था। उस समय का अनुमान यह था कि अगर 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाएगा। आज ये पैसा खर्च होने के बाद स्थिति यह है कि 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो योजना को ठीक से बनाया नहीं गया, या बनाकर उसमें लूट इतनी हुई कि उसको चलाया नहीं गया, या चलकर योजना थोड़े दिन के बाद बंद हो गई। चौथी बड़ी योजना जो है, जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, वो है नली गली के पक्कीकरण की योजना। जब ये योजना बन रही थी तो उस समय अनुमान था 2015 में कि 80,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए, ताकि बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है, जो पानी निकलता है, उसका पक्कीकरण हो। उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और बड़े नाले के जरिए पानी को निकालकर उसका निस्तारण किया जाए। ये बिहार में ड्रेनेज बहुत बड़ी समस्या है। 15 में हमने एक यहाँ अध्ययन कराया था जिसमें पता चला था कि 1/3 FIR गांव में ये पानी के निकासी से जुड़े हुए मामलों में जो झगड़ा होता है उससे होता है। इस योजना का आलम यह है कि अभी तक हमको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें हाँ नालियों का पक्कीकरण किया गया है। योजना चली है, पैसा निकाला गया है, लेकिन नालियों का पक्कीकरण नहीं किया गया। गांव के में रोड के किनारे बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए हुए कुछ बड़े नाले दिखते हैं। उन नालों से न घरों से पानी को निकलने वाले नालियों से जोड़ा गया, न उन नालों से पानी को निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि सड़क के किनारे बनाए हुए ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए और योजना में पूरा पैसा जो है वो लूट लिया गया। मिला जुलाकर ये 4 जो बड़ी योजना इनकी है, मैंने स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए नहीं किया कि मैं अनुमंडल और जिला के अस्पतालों में गया नहीं हूं, तो मैं जानता नहीं हूं। लेकिन जिन रास्तों पे हम चले हैं पंचायत में, गांव में, वहां पर सब सेंटर, PHC, रेफरल हॉस्पिटल है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं कि वहां अच्छा है कि खराब है।
सब सेंटर और पीएचसी के नाम पर दो चार टूटे फूटे बिल्डिंग कहीं इधर उधर दिखते हैं जहां भैंस बकरी घूम रहा है। पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ग्रामीण चिकित्सकों के कंधे पर है या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के कंधे पर है। कोई भी ऐसा पंचायत अभी तक हमको नहीं मिला जहां पर सब सेंटर या पीएचसी चल रहा हो, जहां दवा बट रही हो, डॉक्टर बैठे हों, 10-20-50 मरीज हों, ऐसा अभी हमको देखने को नहीं मिला। एक अंतिम बात, कानून व्यवस्था को लेकर जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो महागठबंधन की सरकार अगस्त में बनी थी। लोग दबी जुबान से ये कहते थे, थोड़ा वो डर दिखता था कि भैया आने वाले समय में शायद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। फरवरी के बाद से, जनवरी फरवरी के बाद से धीरे धीरे वो चीज मुझे दिख रही है। हर दिन जहां पर भी मैं जाता हूं अगल बगल में मर्डर हो गया, हत्या हो गई, डकैती हो गई। अभी हम परसों यहाँ पहुंचे, बगल में वहां मर्डर हुआ तो एक दिन पदयात्रा रोकना पड़ा क्योंकि लोग वहां लाश लेकर, पुलिस प्रशासन कुछ उसमें व्यस्त था। तो हर दिन बढ़ती हुई अपराध की घटनाएं जो है वो बहुत तेजी से समाज में फैल रही हैं और समाज में उसका डर भी बना है। मोटे तौर पे अभी तक का यही अनुभव है। मैंने मधुबनी को लेकर बहुत टीका टिप्पणी इसलिए नहीं की है कि मधुबनी में मैंने अभी चलना शुरू किया है। जब पूरा 1 महीना यहाँ चल लेंगे तो मधुबनी के पंचायतों के बारे में, यहाँ के सड़कों के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में जो मैंने अभी तक बताया इससे अलग अगर कुछ दिखेगा तो वो बात आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।